आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, ये समझने के लिए कि समाज क्यों फलते फूलते हैं या क्यों बिखर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और खासकर ये देखना कि उनका अपने पर्यावरण के साथ, अपने आसपास की दुनिया के साथ रिश्ता कैसा रहा है और उनके फैसलों के क्या नतीजे निकले। ये अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? कि कैसे बिल्कुल एक जैसी शुरुआत है, इतने अलग अंजाम तक पहुंच सकती हैं। सही कहा। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि समाज अपने माहौल से कैसे निपटते हैं, अपने संसाधन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए दो फार्म्स, डेयरी फार्म्स, बहुत कामयाब, हजारों मील दूर, पर तकनीक, साइज, मालिक का रुतबा सब लगभग एक जैसा, और लोकेशन भी सुंदर। पर आज की कहानी बिल्कुल अलग है। एक फार्म, मंटाना में हल्स फार्म, वो आज भी चल रहा है, फल फूल रहा है। और दूसरा? दूसरा ग्रीनलैंड का गार्डा फार्म, वो तो 500 साल पहले ही खत्म हो गया, वीरान। वहां रहने वाले या तो भूख से मर गए या शायद कहीं और चले गए। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि आज जो हमें एकदम स्थिर और पक्का लग रहा है, बिल्कुल, वो हमेशा वैसा नहीं रहता, हालात बदल सकते हैं। तो जब हम कहते हैं समाज का पतन या कोलैप्स, इसका मतलब क्या समझे आम भाषा में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि किसी काफी बड़े इलाके में लंबे समय तक या तो आबादी बहुत ज्यादा घट जाए, या फिर समाज का जो ढांचा है, मतलब राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक तौर तरीके, वो एकदम कमजोर पड़ जाएं या खत्म ही हो जाए। इतिहास में तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं ना, है ना? अन्नासाजी, माया, ईस्टर आइलैंड। हाँ, भरे पड़े हैं। और सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई एक वजह थी या कई वजहें मिलकर? ये तो हमें समझना है। क्या कोई पैटर्न है इसमें? हाँ, पैटर्न तो है। अक्सर कोई एक अकेली वजह नहीं होती, कई चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि समाज ने अपने पर्यावरण पर क्या असर डाला। क्या उन्होंने अपने जंगल, पानी, मिट्टी, इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया? और दूसरा? क्या मौसम बदला, जैसे सूखा पड़ गया या ठंड बढ़ गई? तीसरा, आस पड़ोस के समाजों से रिश्ते कैसे थे, दोस्त थे या दुश्मन, लड़ाइयाँ होती थी? अच्छा, और बाहरी दुनिया से जुड़ाव, जैसे व्यापार? हाँ, चौथा वही, क्या वे दूर के व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, और अगर वो व्यापार बंद हो गया तो? और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि समाज इन सब मुश्किलों का सामना कैसे करता है। उनकी अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाएं, उनके रीति रिवाज, उनके मूल्य, ये सब उनकी प्रतिक्रिया को कैसे आकार देते हैं। ये तो काफी सारे फैक्टर्स हो गए। चलिए किसी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मोंटाना की बात करते हैं। आज के अमेरिका का हिस्सा, खूबसूरत जगह, पर आबादी कम। हाँ, मोंटाना एक दिलचस्प उदाहरण है, क्योंकि ये दिखाता है कि अमीर और विकसित देश भी पर्यावरण की गंभीर समस्याओं से जूझते हैं और पुरानी गलतियों का बोझ उठाते हैं। पुरानी गलतियां जैसे वहां दशकों पहले हुआ तांबे का खनन। एनाकोंडा कॉपर माइनिंग कंपनीज जैसी बड़ी कंपनियों ने पीछे जहरीला कचरा छोड़ा है। आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, ये सब पानी और जमीन में। ओह, और उसका असर आज भी है? बिल्कुल, उसे साफ करने में आज भी अरबों डॉलर लग रहे हैं। ये दिखाता है कि उस वक्त जो फायदा दिखा, उसकी आज कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और अब सिर्फ खनन ही नहीं, शायद जंगलों का भी कुछ मामला है वहां। हाँ, जंगलों के मैनेजमेंट में भी चुनौतियां रही हैं। पहले आग को पूरी तरह बुझाने की नीति अपनाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि सूखी लकड़ियां और पत्तियां जमा होती गईं, और जब आग लगी तो वो और ज्यादा भयानक और बेकाबू हो गई। अच्छा, मतलब अच्छा करने की कोशिश में उल्टा हो गया। कुछ हद तक हाँ। फिर लकड़ी काटने वाली कंपनियां हैं, उनका मुख्य मकसद तो मुनाफा कमाना होता है। तो अगर समाज चाहता है कि वो पर्यावरण का भी ध्यान रखें, तो फिर सख्त नियम और उनकी निगरानी जरूरी हो जाती है। और खेती, उसका भी असर पड़ा होगा? हाँ, बिल्कुल। मोंटाना में कुछ कृषि पद्धतियों की वजह से नई समस्याएं पैदा हुई, जैसे कहीं कहीं जरूरत से ज्यादा सिंचाई से जमीन में नमक की मात्रा बढ़ गई, जिसे हम सैलिनाइजेशन कहते हैं। और वो सेलाइन सीप्स क्या है? वो एक और समस्या है। जब जमीन को परती छोड़ा जाता है या खास तरह की फसलें उगाई जाती हैं, तो पानी जमीन में नीचे जाता है और अपने साथ नीचे दबे नमक को ऊपर ले आता है। इससे जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। और पानी की कमी, वांध वगैरह?
पानी की कमी तो है ही, सिंचाई के लिए बने कई पुराने बांध अब काफी पुराने हो चुके हैं। वो एक तरह से टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसे हैं, पता नहीं कब जवाब दे जाएं। और पानी में बढ़ता नमक और बाहर से आई खरपतवार जैसी प्रजातियां, ये सब मिलकर हर साल करोड़ों डॉलर का आर्थिक नुकसान करते हैं। ये तो हुई पर्यावरण की बात, लेकिन आपने कहा था कि समाज की अपनी प्रतिक्रिया भी मायने रखती है। मोंटाना में इस सब का सामाजिक असर क्या है? वहाँ एक और दिलचस्प चीज हो रही है। पुराने बाशिंदे जो पीढ़ियों से वहाँ खेती या पशुपालन करते आए हैं, और नए अमीर लोग जो बाहर से आकर वहाँ जमीन खरीद रहे हैं मनोरंजन के लिए, रिटायरमेंट के लिए या बस खूबसूरती के लिए, उनके बीच मूल्यों का टकराव बढ़ रहा है। टकराव किस तरह का? जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। नए लोग उसे खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी कमाई बाहर से होती है। उन्हें उस जमीन से सीधे पैसा नहीं कमाना, लेकिन पुराने किसानों या पशुपालकों के लिए अब उस महंगी जमीन पर अपना पारंपरिक काम करना फायदेमंद नहीं रहा। मतलब वो अपनी ही जमीन पर बाहरी महसूस करने लगे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। वो देखते हैं कि उनके आसपास का माहौल बदल रहा है, उनकी जीवन शैली पर दबाव है। ये दिखाता है कि कैसे पर्यावरण और आर्थिक मुद्दे मिलकर सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं, एक ही देश के अंदर भी। ये तो काफी जटिल स्थिति है। अब यहां से चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, ईस्टर आइलैंड। वो छोटा सा अकेला द्वीप और वो विशाल मूर्तियां, मुआई। ये कैसे हुआ कि जिन्होंने ये बनाया वो खुद ही मिट गए? ईस्टर आइलैंड, हाँ, ये क्लासिक कहानी है कि कैसे कोई समाज अपने ही पर्यावरण को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके खत्म हो सकता है। पर क्या हुआ था असल में? मूर्तियों की वजह से? काफी हद तक हाँ। उन विशाल मूर्तियों को बनाने और फिर उन्हें तट तक पहुंचाने के लिए उन्होंने द्वीप के लगभग सारे पेड़ काट डाले। खासकर एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ था जो शायद रस्सी और सबसे जरूरी बड़ी समुद्री नावें बनाने के काम आता था। वो पूरी तरह खत्म हो गया। और पेड़ कटने से तबाही आ गई। लकड़ी नहीं बची तो बड़ी नावें नहीं बन सकती थीं। इसका मतलब वो अब गहरे समंदर में जाकर बड़ी मछलियां या डॉल्फिन नहीं पकड़ सकते थे। जमीन खुली रह गई तो बारिश से मिट्टी बहने लगी, खेती कमजोर पड़ गई, खाने के स्रोत कम होते गए। कई तरह के जंगली पक्षी भी शिकार की वजह से या जंगल कटने से विलुप्त हो गए। खाने की कमी, और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। समाज में तनाव बढ़ा। जो पहले शायद एक संगठित समाज था जहां मुखिया और पुजारी थे, वो टूट गया। आपस में लड़ाइयां शुरू हो गईं। कुछ सबूत तो नरभक्षण की तरफ भी इशारा करते हैं। नरभक्षण, ये तो भयानक है। हाँ, सत्ता मुखियाओं के हाथ से निकलकर सैनिक नेताओं या योद्धाओं के हाथ में आ गई। लोग सुरक्षा के लिए गुफाओं में रहने लगे और जिन मूर्तियों को उन्होंने इतने मान से खड़ा किया था, उन्हें एक दूसरे के कबीलों ने गिराना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा सवाल वही है, उन्होंने ऐसा होने ही क्यों दिया? क्या उन्हें दिख नहीं रहा था कि पेड़ काटने से क्या हो रहा है? ये $1 मिलियन सवाल है। हो सकता है ये तर्कसंगत बुरा व्यवहार हो। मतलब हर व्यक्ति या छोटा समूह अपने तात्कालिक फायदे के लिए पेड़ काटता रहा, ये जानते हुए भी कि अगर सब ऐसा करेंगे तो अंत में सबका नुकसान होगा। या शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना बुरा हो जाएगा। ये भी हो सकता है। शायद उन्होंने भविष्य की समस्याओं का सही अंदाजा नहीं लगाया, या शायद समस्या धीरे धीरे बढ़ी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। ईस्टर आइलैंड एक चेतावनी है, एक सबक कि कैसे कोई समाज अपनी महत्वाकांक्षाओं या अंदरूनी झगड़ों में उलझकर अपना ही विनाश कर सकता है। और ये कहानी सिर्फ ईस्टर आइलैंड की नहीं थी, आसपास के और द्वीपों पर भी ऐसा हुआ। पिटकैन और हेंडरसन। हाँ, बिल्कुल। पिटकैन और हेंडरसन द्वीप की कहानी भी इसी से जुड़ी है और दिखाती है कि व्यापार और अलगाव का क्या असर हो सकता है। ये द्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक बड़े द्वीप मंगरेवा पर निर्भर थे। कैसे जुड़े थे? हेंडरसन द्वीप पर ज्वालामुखी पत्थर नहीं था जो औजार बनाने के लिए अच्छा होता है, तो वो पिटकैन से मंगाते थे। पिटकैन खुद छोटा था तो वो मंगरेवा से कुछ जरूरी चीजें जैसे सीप के मोती, जो शायद औजार या गहनों में काम आते थे, और शायद खाने का सामान भी मंगाता था। हेंडरसन पर समुद्री पक्षी और समुद्री जीव भरपूर थे, तो वो शायद खाना भेजता होगा। तो एक तरह का व्यापार नेटवर्क था। हाँ, जो करीब 450 साल तक चला। लेकिन फिर मंगरेवा में भी वही हुआ, वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव। नतीजा, वो बड़ी समुद्री नावें नहीं बना पाए और व्यापार ठप हो गया। और पिटकैन और हेंडरसन का क्या हुआ? वो एकदम अकेले पड़ गए।
पिटकर्न शायद किसी तरह कुछ समय तक टिका रहा, लेकिन हेंडरसन, जहां औजार बनाने के लिए बाहर से पत्थर आता था, वहां के लोग धीरे धीरे खत्म हो गए। उनके पास अपने औजार बनाने या बदलने का कोई तरीका नहीं बचा। ये दिखाता है कि व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर समाज बाहरी झटकों से कितने असुरक्षित हो सकते हैं। एक समाज का पतन दूसरों को भी ले डूबता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब अमेरिकी साउथ वेस्ट चलते हैं। अनासाजी लोग, चाको कैनियन की वो बड़ी बड़ी इमारतें, उन्होंने तो काफी तरक्की की थी सूखे माहौल में भी। हाँ, अनासाजी ने कमाल का काम किया था। उनकी सफलता का एक बड़ा राज था अपने पर्यावरण को बारीकी से समझना। उन्होंने डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी पेड़ के तने के छल्लों को पढ़कर पिछले 100 सालों के मौसम का पैटर्न समझा। बारिश कब होती है, कब सूखा पड़ता है। अच्छा, ये तो काफी उन्नत बात है। बिल्कुल। और उन्होंने पैक रैट मिदन्स का अध्ययन किया, यानी चूहों के पुराने घोंसलों में जमा चीजों जैसे पत्तियां, टहनियां, पॉलन से ये पता लगाया कि पहले चाको कैनियन के आसपास देवदार और पाइन के जंगल थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने बड़े बड़े ग्रेट हाउस बनाने और ईंधन के लिए किया। पानी बचाने के लिए छोटे छोटे बांध और नहरें बनाई। लेकिन फिर भी उनका पतन हुआ, क्यों? क्या वजह रही? वजह मिली-जुली थी। एक तो आबादी बढ़ती गई। चाको कैनियन एक बड़ा केंद्र बन गया। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, खासकर लकड़ी के लिए, उन्हें दूर दूर के जंगलों पर निर्भर होना पड़ा। उन्होंने बाकायदा सड़कें बनाई ताकि लकड़ी और दूसरा सामान लाया जा सके। मतलब उनका सिस्टम बड़ा और जटिल होता गया। हाँ, और समाज में शायद ऊंच नीच भी बढ़ी। कुछ लोगों के घर बड़े और आलीशान थे, उनके पास मेक्सिको से लाए गए तोते और फिरोजा जैसी महंगी चीजें थीं, जबकि ज्यादातर लोग छोटे घरों में रहते थे और शायद उनका खानपान भी उतना अच्छा नहीं था। और फिर पर्यावरण ने साथ नहीं दिया। सही। लगभग 1100 ईस्वी के बाद मौसम ज्यादा सूखा रहने लगा। जंगल पहले ही कम हो चुके थे और जो बचे थे वो दूर थे। पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई। खेती मुश्किल हो गई। धीरे धीरे लगभग 1150 ईस्वी के बाद लोग चाको कैनियन और दूसरी अनासाजी बस्तियों को छोड़कर जाने लगे। तो यहाँ भी वही बात हुई, आबादी बढ़ी, संसाधन कम हुए, मौसम बदला। हाँ, और शायद सामाजिक तनाव भी रहा हो। ये दिखाता है कि एक बहुत सफल और व्यवस्थित समाज भी पर्यावरण के बदलाव और संसाधनों की कमी के आगे घुटने टेक सकता है, खासकर जब वो अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाता है। अब आते हैं माया सभ्यता पर। सेंट्रल अमेरिका, उनकी तो अपनी लिपि थी, गणित और खगोल विज्ञान का ज्ञान, भव्य मंदिर। उनका पतन कैसे हुआ? माया सभ्यता का पतन भी कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली और अलग-अलग शहरों में अलग-अलग समय पर हुई। लेकिन इसके पीछे भी पर्यावरण और इंसानी फैसलों का बड़ा हाथ था। जैसे कि कोपान जैसे शहरों के अध्ययन से पता चलता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, उन्हें घाटी की जमीन के अलावा पहाड़ी ढलानों पर भी खेती करनी पड़ी। लेकिन पहाड़ों की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और जल्दी खराब हो जाती है। और जंगल काटने का असर? जंगल काटने से मिट्टी का कटाव तेजी से हुआ। बारिश का पानी पहाड़ों से मिट्टी बहाकर नीचे लाता और घाटी के उपजाऊ जमीन पर जमा कर देता, जिससे वो भी खराब हो जाती। खेती की पैदावार घटने लगी। और लोगों की सेहत पर असर पड़ा? हाँ, कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि समय के साथ लोगों, खासकर आम लोगों के खानपान में पोषक तत्वों की कमी आई और बीमारियां बढ़ीं। शासक वर्ग यानी राजा और पुजारी, जो अपनी शानो शौकत और सत्ता को सही ठहराने के लिए देवताओं से अच्छे संबंध और बारिश और खुशहाली का वादा करते थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए। बिल्कुल। जब फसलें खराब होने लगीं, सूखा पड़ने लगा, तो लोगों का उन पर से भरोसा उठने लगा। और जब संसाधन कम होते हैं और शासक कमजोर पड़ते हैं, तो अक्सर लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। माया लोगों के बीच लड़ाइयां होती थीं। हाँ, और काफी क्रूर होती थीं। शहरों के बीच युद्ध आम थे। बंदी बनाना, उन्हें यातना देना, बलि चढ़ाना, ये सब होता था। ऊपर से उस दौर में शायद लंबे समय तक सूखा भी पड़ा। तो ये सब चीजें पर्यावरण का बिगड़ना, आबादी का दबाव, युद्ध और शायद सूखा मिलकर क्लासिक माया सभ्यता के पतन का कारण बनी। ये सब कहानियां तो काफी निराशाजनक हैं। क्या कोई ऐसा भी है जहां लोगों ने मुश्किल हालात से लड़कर रास्ता निकाल लिया हो? अरे बिल्कुल। अब चलते हैं ठंडे नॉर्थ अटलांटिक की तरफ। वाइकिंग्स, उन्होंने आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर बस्तियां बसाईं, जो यूरोप के हिसाब से बहुत मुश्किल माहौल था। वाइकिंग्स? उनकी कहानी में क्या खास है?
उनकी कहानी में लगभग वो सारे 5 फैक्टर आ जाते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। पर्यावरण पर असर, जलवायु परिवर्तन, पड़ोसियों से रिश्ते, व्यापार पर निर्भरता और समाज की अपनी प्रतिक्रिया और मूल्य। अच्छा, तो आइसलैंड में क्या हुआ? वाइकिंग्स जब आइसलैंड पहुंचे, शायद नॉर्वे से, आबादी के दबाव या नए मौकों की तलाश में निकले थे, तो वहां का माहौल बहुत नाजुक था। पतली ज्वालामुखी मिट्टी, कम पेड़। उन्होंने वही किया जो वो यूरोप में करते थे, पेड़ काटे, भेड़ें और दूसरे जानवर चराए। और नतीजा? नतीजा हुआ मिट्टी का भयानक कटाव। आइसलैंड की लगभग आधी उपजाऊ मिट्टी बह गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जमीन उनके घर यानी नॉर्वे या ब्रिटेन की जमीन से बहुत अलग और कमजोर है। जंगल लगभग खत्म हो गए। फिर भी आइसलैंडिक समाज टिका रहा, वो खत्म क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो टिका रहा। इसकी एक बड़ी वजह थी मछली, खासकर सूखी कॉड मछली जिसे स्टॉकफिश कहते हैं। उसका व्यापार यूरोप के साथ होता रहा और उसने आइसलैंड की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। और शायद उन्होंने धीरे धीरे अपनी खेती और पशुपालन के तरीकों को वहां के माहौल के हिसाब से ढालना भी सीखा। वे अपनी यूरोपीय ईसाई पहचान भी बनाए रखने में कामयाब रहे। तो आइसलैंड बच गया, लेकिन ग्रीनलैंड की कहानी अलग थी। हाँ, ग्रीनलैंड की कहानी बिल्कुल अलग है और ज्यादा दुखद भी। एरिक द रेड के नेतृत्व में नॉर्स वाइकिंग्स वहां तब पहुंचे जब मौसम तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म था, जिसे मिडेवल वार्म पीरियड कहते हैं। उन्होंने वहां क्या किया? उन्होंने वहां यूरोपियन स्टाइल की खेती और पशुपालन शुरू किया। गाय, भेड़, बकरी पाली। साथ में शिकार भी करते थे, सील, बारासिंगा, कैरेबू और वॉलरस। गाय पालना तो मुश्किल रहा होगा वहां, इतनी ठंड में। बहुत मुश्किल। गायों को लंबी अंधेरी सर्दियों में खलिहानों में बंद रखना पड़ता था और उन्हें खिलाने के लिए गर्मियों में बहुत सारी घास काटकर सुखानी पड़ती थी। ये बहुत मेहनत का काम था और मौसम पर बहुत निर्भर था। उन्होंने यूरोप से व्यापार भी किया। हाँ, ये उनके टिके रहने के लिए बहुत जरूरी था। वे मुख्य रूप से वॉलरस के दांत, आइवरी और शायद जिंदा बर्फीले बाज फॉल्कन यूरोप भेजते थे। वॉलरस के दांत यूरोप में चर्च की सजावट और अमीरों के लिए चीजें बनाने के काम आते थे। और इस व्यापार से वे क्या खरीदते थे? शायद लोहा, अनाज और ऐसी चीजें जो उनकी यूरोपीय पहचान बनाए रखने में मदद करती थीं, जैसे चर्च बनाने का सामान, यूरोपीय कपड़े, शराब। वे खुद को यूरोपीय ईसाई मानते थे और उसी तरह जीना चाहते थे। तो फिर गड़बड़ क्या हुई? उनका पतन क्यों हुआ? कई चीजें एक साथ गलत हुईं। पहला, जलवायु। मिडीवल वार्म पीरियड खत्म हुआ और लिटिल आइज एज शुरू हो गया। मौसम ठंडा और ज्यादा तूफानी होने लगा। इसका क्या असर हुआ? घास कम उगने लगी तो गाय पालना और मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो गया। समंदर में बर्फ ज्यादा जमने लगी, जिससे आइसलैंड और नॉर्वे के साथ जहाजों का आना जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गया। व्यापार लगभग ठप पड़ गया। और वॉलरस आइवरी का बाजार? वो भी गिर गया। यूरोप को अब अफ्रीका और शायद रूस से हाथी दांत मिलने लगा था, जो शायद बेहतर था या सस्ता। और यूरोप में फैशन भी बदल रहा था, तो ग्रीनलैंड नॉर्ड्स की मुख्य एक्सपोर्ट आइटम की मांग घट गई। और उनके पड़ोसी इनुइट लोग? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसी समय उत्तर से इनुइट लोग, जिन्हें पहले एस्किमो कहा जाता था, दक्षिण की ओर फैल रहे थे। वे आर्कटिक माहौल के लिए नॉर्स लोगों से कई बेहतर अनुकूलित थे। कैसे बेहतर थे? उनके पास बेहतर तकनीक थी। कायाक, उमिया, खारपून, कुत्तों की स्लेज। वे समुद्री स्तनधारियों, खासकर सील और वेल के शिकार में माहिर थे। उनका पहनावा, उनके घर, इग्लू, सब कुछ उस माहौल के लिए ज्यादा उपयुक्त था। तो नॉर्स लोगों ने उनसे कुछ सीखा क्यों नहीं, या व्यापार क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और शायद उनके पतन की मुख्य वजहों में से एक। लगता है नॉर्स लोग अपनी यूरोपियन पहचान, अपने ईसाई धर्म और अपनी खेती पशुपालन वाली जीवन शैली से इतने बंधे हुए थे कि उन्होंने इनुइट लोगों को स्क्रेलिंग, मतलब शायद बर्बर या अजनबी, माना और उनसे सीखने या घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। शायद कुछ झगड़े भी हुए हों। उनके पास लोहे जैसे जरूरी सामान की भी कमी हो गई होगी। बिल्कुल। जब यूरोप से व्यापार बंद हुआ तो लोहा मिलना बंद हो गया। ग्रीनलैंड में लोहा था नहीं, और जो थोड़ा बहुत दलदली लोहा, बॉग आयरन, मिलता था, उसे गलाने के लिए लकड़ी चाहिए थी और जंगल वे पहले ही काट चुके थे। बिना लोहे के औजार और हथियार बनाना बहुत मुश्किल था। तो ग्रीनलैंड नॉर्स का समाज पर्यावरण की मार, जलवायु परिवर्तन, व्यापार का खत्म होना, इनुइट से टकराव या दूरी और अपनी सोच न बदल पाने की वजह से खत्म हो गया। हाँ, इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया। पहले पश्चिमी बस्ती वीरान हुई, फिर पूर्वी बस्ती।
आखिरी लिखित रिकॉर्ड 1408 का एक शादी का है। उसके बाद खामोशी, वे पूरी तरह गायब हो गए। ये तो वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या सभी समाज पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने ऐसे ही हार मान लेते हैं? कुछ सफल उदाहरण भी तो होंगे। बिल्कुल है, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। जैसे न्यू गिनी के हाईलैंड्स, प्रशांत महासागर का छोटा सा द्वीप टिकोपिया और जापान। न्यू गिनी में क्या खास बात है? वहां तो बहुत घनी आबादी है। हाँ, और वो हजारों सालों से वहां टिकाऊ खेती कर रहे हैं। जब उन्हें लगा कि जंगल कट रहे हैं और मिट्टी कमजोर हो रही है, तो उन्होंने सिर्फ पेड़ काटना ही कम नहीं किया, बल्कि पेड़ लगाना भी शुरू किया। खासकर कैस्योरिना जैसे पेड़, जो नाइट्रोजन फिक्स करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और साथ में ईंधन और लकड़ी भी देते हैं। इसे सिल्वीकल्चर या वनवर्धन कहते हैं। और ये फैसला सरकार ने लिया या लोगों ने खुद? ये ज्यादातर बॉटम अप था। मतलब लोगों ने, समुदायों ने अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से ये तरीके विकसित किए। अच्छा, और टिकोपिया, वो तो बहुत ही छोटा और अलग थलग द्वीप है। हाँ, टिकोपिया एक और बॉटम अप सफलता की कहानी है। द्वीप इतना छोटा है, सिर्फ 1.8 वर्ग मील, कि वहां हर किसी को पता था कि संसाधन सीमित है। उन्होंने मिलकर फैसला किया और पूरे द्वीप को एक तरह के मिले जुले बगीचे या फूड फॉरेस्ट में बदल दिया, जहां कई तरह की फसलें एक साथ उगती हैं। और आबादी, इतनी छोटी जगह पर आबादी कैसे कंट्रोल की? उन्होंने आबादी नियंत्रण के बहुत सख्त तरीके अपनाए, जिनमें शायद गर्भपात, शिशु हत्या या लोगों को द्वीप छोड़कर जाने के लिए कहना भी शामिल था। और उन्होंने एक और मुश्किल फैसला लिया, सूअरों को खत्म करने का। सूअरों को? क्यों? क्योंकि सूअर उनके कीमती बगीचों को खोदकर खराब कर देते थे। यह दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कितने गंभीर थे और मुश्किल फैसले लेने को तैयार थे। छोटे आकार और आपसी सहमति ने इसमें मदद की। ये तो वे बॉटम अप उदाहरण। जापान का तोकुगावा शोगुनेट वाला मामला शायद टॉप डाउन का है। बिल्कुल सही। जापान में 1600 के दशक में तोकुगावा शोगुनेट ने देश में शांति स्थापित की। नतीजा हुआ आबादी और शहरों का विकास। इससे लकड़ी की मांग बहुत बढ़ गई, खासकर घर बनाने और ईंधन के लिए। जंगल तेजी से कटने लगे और बाढ़ और मिट्टी का कटाव की समस्या खड़ी हो गई। तो सरकार ने क्या किया? शोगुनेट ने, यानी केंद्रीय सरकार ने, और स्थानीय शासकों, डेमियो ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने लकड़ी काटने पर सख्त नियम लागू किए। किस तरह के पेड़ काटे जा सकते हैं, कितने काटे जा सकते हैं, इसके नियम बने। पेड़ लगाने को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया। ईंधन के लिए लकड़ी की जगह कोयले के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय भी किए। और ये कामयाब रहा? हाँ, काफी हद तक। जापान अपने जंगलों को बचाने और दोबारा उगाने में सफल रहा। ये दिखाता है कि एक मजबूत, दूरदर्शी और केंद्रित सरकार भी पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकती है, अगर वो चाहे तो। ये सारे उदाहरण मोंटाना, ईस्टर आइलैंड, बाइकिंग्स, टिकोपिया, जापान, ये आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं? हम इनसे क्या सीख सकते हैं? ये बहुत प्रासंगिक है। अतीत की ये कहानियां हमें आईना दिखाती हैं। जैसे रवांडा में 1994 का नरसंहार, वो सिर्फ जाति नफरत का नतीजा नहीं था। उसके पीछे बढ़ती आबादी, खेती के लिए जमीन की भयानक कमी और पर्यावरणीय गिरावट का भी बड़ा हाथ था। ये माल्थस की उस चेतावनी का एक भयानक उदाहरण है कि कैसे आबादी और संसाधनों के बीच का असंतुलन तबाही ला सकता है। और हैती और डोमिनिकन गणराज्य का उदाहरण, एक ही द्वीप हिस्पैनियोला, पर दो बिल्कुल अलग कहानियां। हाँ, ये एक असाधारण तुलना है। दोनों देशों का इतिहास तानाशाही और गरीबी का रहा है, लेकिन पर्यावरण के मामले में रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। हैती आज गंभीर वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव और गरीबी से जूझ रहा है, जबकि डोमिनिकन गणराज्य ने, खासकर बालगुएर जैसे नेताओं के शासन में, भले ही उनके इरादे और तरीके विवादास्पद रहे हों, वन संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान बनाने पर काफी ध्यान दिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि नेतृत्व और सरकारी नीतियां कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं, भले ही दो देशों की शुरुआत एक जैसी क्यों न रही हो। डोमिनिकन गणराज्य हैती से काफी बेहतर स्थिति में है, कम से कम पर्यावरण के लिहाज से। और चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश, उनकी क्या चुनौतियां हैं? चीन अपनी विशाल आबादी और जबरदस्त आर्थिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है।
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का खराब होना, वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना और बड़े बड़े बांध जैसे थ्री गॉर्जेस डैम के प्रभाव। चीन जो भी फैसला लेता है उसका असर सिर्फ चीन पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का क्या? वो तो एक विकसित देश है। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पर्यावरण स्वाभाविक रूप से बहुत नाजुक है। वहाँ की ज्यादातर मिट्टी कम उपजाऊ है और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। जब यूरोपीय लोग वहाँ पहुंचे तो वो अपने साथ अपनी खेती के तरीके, अपने जानवर, भेड़, गाय और कुछ अनचाहे मेहमान जैसे खरगोश, लोमड़ी भी ले आए। और उन्होंने गड़बड़ कर दी। हाँ, यूरोपीय खेती के तरीके वहाँ की जमीन के लिए ठीक नहीं थे। खरगोशों ने वनस्पति को चट कर दिया, लोमड़ियों ने स्थानीय जीवों का शिकार किया। नतीजा हुआ जमीन का खराब होना, लवणीकरण, सैलिनाइजेशन, पानी की कमी और जैव विविधता का भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया आज भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे बाहर से लाए गए मूल्य और तरीके एक अलग माहौल में विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर समाज ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो उनके अपने विनाश का कारण बनते हैं? समस्या सामने दिख रही होती है, फिर भी वो गलत रास्ते पर क्यों चलते जाते हैं? ये एक बहुत गहरा और मुश्किल सवाल है। इसकी कई परतें हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि वे आने वाली समस्या का सही वक्त पर अंदाजा ही नहीं लगा पाते, खासकर अगर वह समस्या बिल्कुल नई हो, जिसका उन्हें पहले कोई अनुभव ना हो। जैसे शायद ऑस्ट्रेलियाई किसानों को अंदाजा नहीं था कि खरगोश इतनी बड़ी आफत बन जाएंगे। या फिर समस्या इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि नजर ही नहीं आती। बिल्कुल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीनलैंड का धीरे धीरे ठंडा होना या मिट्टी के पोषक तत्वों का कम होना। ये चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत महसूस नहीं होती। जब तक पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कई बार तो समस्या पता होती है फिर भी कुछ नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? हाँ, ये सबसे निराशाजनक स्थिति है। इसके पीछे तर्कसंगत बुरा व्यवहार हो सकता है। मतलब कुछ लोगों या समूहों को ये पता होता है कि उनके काम से लंबे समय में या दूसरों को नुकसान होगा, लेकिन उन्हें अपने तात्कालिक फायदे के लिए वो काम करना तर्कसंगत लगता है। जैसे कोई लकड़ी काटने वाली कंपनी सोचे कि अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो कोई और काट लेगा, तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? या कोई फैक्ट्री सोचे कि प्रदूषण नियंत्रण पर पैसा खर्च करने से मेरा मुनाफा कम होगा, जब तक सरकार मजबूर न करे तब तक चलने दो। हितों का टकराव भी एक बड़ी वजह है। अमीर बनाम गरीब, आज की पीढ़ी बनाम आने वाली पीढ़ी। और अपनी पुरानी सोच या पहचान से चिपके रहना, जैसा वाइकिंग्स के साथ हुआ। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। समाज अक्सर अपनी गहरी मान्यताओं, अपनी पहचान, अपने रीति रिवाजों को छोड़ने में हिचकिचाता है, भले ही वो अब बदलते हालात में नुकसानदेह साबित हो रहे हों। ग्रीनलैंड नॉर्स का अपनी यूरोपीय पहचान न छोड़ पाना इसका उदाहरण है। कभी कभी तर्कहीन व्यवहार भी होता है, जैसे चेतावनी देने वालों को नज़रअंदाज करना, या क्योंकि पहले कुछ भविष्यवाणियां गलत निकलीं तो अब किसी भी चेतावनी को गंभीरता से न लेना। और ये भी हो सकता है कि समस्या का हल बहुत मुश्किल या महंगा हो। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि समस्या इतनी बड़ी हो कि उसका समाधान उस समय की तकनीक या संसाधनों से परे हो, या समाधान तो हो पर उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो कि समाज उसे उठाने को तैयार न हो। आज की दुनिया में बड़ी कंपनियां, खनन, तेल, लकड़ी, मछली पकड़ने वाली कंपनियां, इनका पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर है। क्या ये हमेशा समस्या का ही हिस्सा होती हैं या समाधान का भी हिस्सा बन सकती हैं? ये एक अहम सवाल है। देखिए, ये सच है कि मुनाफा कमाने की होड़ में इन कंपनियों के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कई बार तर्कसंगत या आसान रास्ता हो सकता है, खासकर अगर नियम सख्त ना हो या जनता जागरूक ना हो। हमने मोंटाना में जोटमन लैंड्स की सोने की खान का उदाहरण देखा, जहां कंपनी दिवालिया होकर सफाई की भारी लागत सरकार और जनता पर छोड़ गई। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? क्या कंपनियां बदल नहीं सकती? बदल सकती हैं और बदल भी रही हैं। वजह कई हो सकती हैं। एक तो एक्सॉन वोल्डेज जैसे बड़े हादसों से होने वाला भारी आर्थिक नुकसान और बदनामी कंपनियों को सिखाती है कि सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखना उनके अपने हित में है। और जनता का दबाव? हाँ, जनता का दबाव, शेयरधारकों का दबाव और संचालन का सामाजिक लाइसेंस, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट बनाए रखने की जरूरत, मतलब समाज में स्वीकार्यता बनाए रखना, ये सब कंपनियों को बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। शेवरॉन जैसी तेल कंपनियां पहले से ज्यादा सख्त पर्यावरण मानक अपना सकती हैं, क्योंकि ये उनकी ब्रांड इमेज और लंबे समय के मुनाफे के लिए अच्छा है।
और वो FSC और MSc सर्टिफिकेशन वाली बात। हाँ, वो भी एक सकारात्मक विकास है। फॉरेस्ट स्ट्यूअर्डशिप काउंसिल और मरीन स्ट्यूअर्डशिप काउंसिल जैसे प्रयास दिखाते हैं कि उद्योग, पर्यावरण समूह और उपभोक्ता मिलकर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। जब आप FSC प्रमाणित लकड़ी या MSc प्रमाणित मछली खरीदते हैं तो आप एक तरह से उन कंपनियों का समर्थन कर रहे होते हैं जो जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि बाजार की ताकत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है। तो इन सब अतीत और वर्तमान की कहानियों से आज हमारे लिए क्या सबक है? हम आज कहाँ खड़े हैं? आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो 12 बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं का एक साथ सामना कर रही है। वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जंगली खाद्य स्रोत जैसे मछलियां कम हो रही हैं, जैव विविधता घट रही है, मिट्टी खराब हो रही है, जीवाश्म ईंधन की सीमाएं दिख रही हैं, ताजे पानी की कमी हो रही है, पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर दबाव है, जहरीले रसायन फैल रहे हैं, बाहरी आक्रामक प्रजातियां नुकसान कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसें जलवायु बदल रही हैं, दुनिया की आबादी बढ़ रही है और हर व्यक्ति का पर्यावरण पर असर भी बढ़ रहा है। ये तो काफी लंबी और डरावनी लिस्ट है। हाँ, और ये समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें से कोई एक भी समस्या अगले कुछ दशकों में हमारी आज की जीवन शैली को गंभीर रूप से बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम एक विश्व स्तर पर जुड़े हुए समाज में रहते हैं। ईस्टर आइलैंड या माया सभ्यता का पतन एक स्थानीय घटना थी, लेकिन आज एक जगह की समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन सकती है। बिल्कुल, आज कहीं अस्थिरता होती है, लोग पलायन करते हैं या पर्यावरण खराब होता है तो उसका असर हजारों मील दूर तक महसूस होता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पहले से कहीं ज्यादा। तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए या उम्मीद की कोई वजह भी है? दोनों बातें हैं। निराशा की वजह यह है कि हमारी आज की समस्याएं अतीत की किसी भी सभ्यता की समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा जटिल और ज्यादा वैश्विक हैं, और हमारे पास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी पहले से कहीं ज्यादा है। और उम्मीद कहाँ से आती है? उम्मीद इस बात से आती है कि हमारे पास ज्ञान है। पुरातत्व, इतिहास, पारिस्थितिकी, जलवायु विज्ञान, ये सब हमें बताते हैं कि अतीत में क्या गलतियां हुई और क्यों। हमारे पास वैश्विक संचार के साधन हैं। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं जो ईस्टर आइलैंड या ग्रीनलैंड नॉर्स के लोग नहीं कर सकते थे। और हमने सफलता के उदाहरण भी देखे हैं। MSc प्रमाणित उद्योग, हमने देखा है कि सरकारें प्रभावी नीतियां बना सकती हैं, जैसे डोमिनिकन गणराज्य। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है, जमीनी स्तर पर लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि समाजों की सफलता या विफलता इस बात पर टिकी है कि वो अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो क्या फैसले लेते हैं, और सबसे जरूरी, क्या वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, हमने मोंटाना से लेकर ईस्टर आइलैंड, वाइकिंग ग्रीनलैंड से लेकर आधुनिक चीन और ऑस्ट्रेलिया तक कई उदाहरण देखे। हमने उन 5 मुख्य कारकों को समझा: पर्यावरण पर असर, जलवायु परिवर्तन, पड़ोसियों से रिश्ते, व्यापार और समाज की अपनी प्रतिक्रिया। और हमने ये भी देखा कि सफलता संभव है, चाहे वो नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। अतीत के समाजों के पास शायद बहाना था कि उन्हें पता नहीं था। हमारे पास वो बहाना नहीं है। हमारे पास उनकी गलतियों से सीखने का मौका है। सवाल ये है कि क्या हम इस मौके का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम उन गहरी जमी हुई मान्यताओं और आदतों पर सवाल उठाने की हिम्मत जुटा पाएंगे जो अब हमारे सामूहिक भविष्य के लिए खतरा बन गई हैं? और क्या हम मिलकर वो समाधान लागू कर पाएंगे जिनकी आज सख्त जरूरत है? चुनाव आखिरकार हमारा ही है। हमें उम्मीद है कि ये गहरी चर्चा जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। क्या ये आपके लिए उपयोगी थी? आप हमारी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं या कुछ और जोड़ना चाहते हैं? हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं और हम इस तरह की चर्चाओं को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।